हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 2 नवंबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगी वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर। हर साल 1 नवंबर को वेगनिज्म यानी शाकाहार के बेनिफिट्स के बारे में अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे को द वेगन सोसाइटी के द्वारा 1994 में यूके में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंडिया वाटर वीक बीइंग सेलिब्रेटेड? भारत जल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 नवंबर टू 5 नवंबर। इस साल 2022 में वाटर के कंजर्वेशन के बारे में अवेयर करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स 1 नवंबर से 5 नवंबर तक इंडिया वाटर वीक ऑर्गेनाइज कर रही है। और इस साल 2022 में इंडिया वाटर वीक की 7th एडिशन आयोजित की जा रही है। इस इवेंट को इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 नवंबर 2022 को यूपी के ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है। और इस साल 2022 में इंडिया वाटर वीक की 7th एडिशन की थीम रखी गई है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम वॉन फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर इस साल 2022 का फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। ये चैंपियनशिप मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें स्पेन ने इस साल 2022 का टाइटल जीता है। और इस टाइटल को स्पेन ने दूसरी बार जीता है। इससे पहले स्पेन ने इसे 2018 में जीता था। और अब इस बार 2022 में फिर से स्पेन ने इस टाइटल को जीता है, जिसमें स्पेन के विकी लोपेज को इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। और इस साल 2022 में इस टूर्नामेंट की 7th एडिशन आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोन द 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स? 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ये रेडबुल के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, जिन्होंने इस साल 2022 का मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। इन्होंने अब तक अपने करियर में 4 बार मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। और ये अब तक के मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स के हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर बने हैं। इस साल 2022 की मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन की 34th विनिंग रेस थी। और इन्होंने इस साल 2022 के सीजन में अब तक 14 रेसेस जीते हैं। और ये अब तक किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रेसेस को जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टील कंपनीज प्लांट गॉट इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन? किस स्टील कंपनी के प्लांट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाटा स्टील। टाटा स्टील को जमशेदपुर में इसके 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन दिया गया है। टाटा स्टील को ये सर्टिफिकेट इसके स्टील वर्क्स, ट्यूब्स डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल के लिए दिया गया है। और अब टाटा स्टील इस सर्टिफिकेट के साथ वर्ल्ड के दूसरे स्टील प्रोड्यूसिंग साइट्स में शामिल हो चुकी है। रिस्पॉन्सिबल स्टील ये स्टील इंडस्ट्री की पहली ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है, जिसे स्टील कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड? चौथे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का 4th एडिशन वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 5 दिन की होगी, जिसमें 37 पॉपुलर बांग्लादेशी फिल्मों को दिखाया जाएगा, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्रीज और 8 शॉर्ट फिल्म्स भी शामिल हैं। और ये फेस्टिवल 2 नवंबर को खत्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी?
किस सामान्य बीमा ने अपनी पहली कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अपनी पहली टेक्नोलॉजी बैक्ड फार्म एड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये इस तरह की पहली इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसे किसानों के लिए लाया गया है। इस पॉलिसी में एक सैटेलाइट बेस्ड इंडेक्स होगा जिससे किसानों को उनके फसलों के लिए उन्हें कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के थ्रू किसानों को उनके फसलों के बोने से काटने तक के कवरेज को प्रोवाइड किया जाएगा और ये सारा प्रोसीजर टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा जिसमें सैटेलाइट बेस्ड डेटा प्रोवाइड की जाएगी। इस पॉलिसी का ये बेनिफिट है कि इसमें मैनुअल सर्वे की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर नेचुरल डिजास्टर से किसानों की फसलों को नुकसान अगर होता है तो इसमें मैनुअल सर्वे की ज़रूरत नहीं होगी। इस पॉलिसी में जो सैटेलाइट बेस्ड इंडेक्स होगी उससे अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पर किन किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है और उन्हें कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। HDFC एर्गो इसे 2002 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD हैं रितेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द UN, टर्की एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू इम्प्लीमेंट द ब्लैक सी ग्रेन डील? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और किस देश ने काला सागर अनाज सौदे को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूक्रेन। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस, टर्की और यूक्रेन ने ब्लैक सी ग्रेन डील को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जबकि इस पार्टनरशिप से रसिया ने विड्रॉ कर लिया है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को रसिया, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 22 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था और इस इनिशिएटिव को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि फिर से यूक्रेन से अलग अलग देशों में फूड और फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया जाए। यूक्रेन ये दुनिया भर के कई देशों में लगभग 45 मिलियन टन अनाज हर साल सप्लाई करती है और जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो इसकी सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई थी। इसलिए 22 जुलाई 2022 को ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था ताकि फिर से यूक्रेन से अलग अलग देशों में फूड और फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, IT डिपार्टमेंट लॉन्च द हरित आयकर इनिशिएटिव टू क्रिएट डैश। IT विभाग ने इनमें से क्या बनाने के लिए हरित आयकर पहल शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रो फॉरेस्ट। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने हाल ही में नेशनल यूनिटी डे के ओकेजन पर एक हरित आयकर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव माइक्रो फॉरेस्ट यानी छोटे छोटे फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए लॉन्च किया गया है। हरित आयकर इनिशिएटिव, इसमें हरित का मतलब है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। इस इनिशिएटिव के अंडर इनकम टैक्स के बिल्डिंग के आसपास ट्रीज लगाए जाएंगे, प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे छोटे छोटे फॉरेस्ट तैयार किए जा सके और हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डे यानी आयकर दिवस सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी प्रपोजल्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स अंडर द PLI स्कीम? PLI योजना के तहत दूर संचार उत्पादों के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 42। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के अंडर 42 टेलीकॉम कंपनीज को अप्रूव किया है। PLI स्कीम, जिसे प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम कहते हैं, ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इन सेलेक्टेड टेलीकॉम कंपनीज को अप्रूव किया जाएगा, जिससे ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर और बेच सकती है। यूनियन गवर्नमेंट के इस PLI स्कीम को 2022 से 2023 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का ये मोटिव था कि इंडिया में मैन्युफैक्चर सेक्टर को बूस्ट करना और हम जो दूसरे देशों से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं उसे कम करना, जिससे इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर और सेल किया जा सके, जिससे इंडिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। और इस इनिशिएटिव के थ्रू हाल ही में 42 टेलीकॉम कंपनीज को अप्रूवल दिया गया है। इसके लिए इन टेलीकॉम कंपनीज को एक कंडीशन दी गई है जिसमें ये टेलीकॉम कंपनीज अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं तो इन कंपनीज को 50% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स रखने होंगे और जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में 50% मेड इन इंडिया कंपोनेंट रखेंगे उन कंपनीज को ही इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the next Indian envoy to Ivory Coast? आइवरी कोस्ट में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेश रंजन। राजेश रंजन ये एक IFS ऑफिसर हैं जिन्हें वेस्ट अफ्रीकन नेशन आइवरी कोस्ट में अगला इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है।
राजेश रंजन ये करेंटली रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना में इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंटेड है, जिन्हें अब आइवरी कोस्ट में इंडिया का अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आइवरी कोस्ट, इसकी कैपिटल है यामोसुक्रू, इसके प्रेसिडेंट है अलासाने आउतारा और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के बीच डिफरेंस बताया है। एम्बेसडर उन कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जहां पर पहले ब्रिटिश का शासन नहीं था, और हाई कमिश्नर उन कंट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जहां पर पहले ब्रिटिश का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्कीम्स हैज वॉन द 2022 स्कॉच अवार्ड? इनमें से किस योजना ने 2022 स्कॉच अवार्ड जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मीर भंडार स्कीम। इस साल 2022 का स्कॉच अवार्ड वेस्ट बंगाल की लक्ष्मीर भंडार स्कीम को दिया गया है, और इस स्कीम को यह अवार्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में दिया गया है। वेस्ट बंगाल की ये लक्ष्मीर भंडार स्कीम के अंडर वेस्ट बंगाल की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को एम्पावर किया गया है। उन्हें इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इस स्कीम को अगस्त 2021 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसे 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर वेस्ट बंगाल की जनरल कास्ट कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि ST और SC कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। स्कॉच अवार्ड इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, और इस अवार्ड को स्टेट के गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी, एम्पावरमेंट और कई कैटेगरीज में दिए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता, इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली जमशेद जे ईरानी पास्ड अवे, ही वॉज नोन एज डैश। हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर ऑप्शन है स्टील मैन ऑफ इंडिया। जमशेद जे ईरानी, इनका पूरा नाम जमशेद जीजी ईरानी था, और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 1990s में टाटा स्टील को लीड किया था, और इंडिया में स्टील इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, जिसके लिए इन्हें 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द स्टैटिस्टा 2022 रिपोर्ट, डैश इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर। स्टैटिस्टा 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री। स्टैटिस्टा की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्ल्ड की बिगेस्ट एम्प्लॉयर बनी है, जहां पर टोटल 2.92 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं, जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार US की डिफेंस डिपार्टमेंट सेकंड पोजीशन पर आई है, जहां पर 2.91 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं। स्टैटिस्टा एक जर्मनी बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इशूज से रिलेटेड डेटा और स्टैटिक्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसीव्ड द राज्योत्सव अवार्ड फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, के सिवान। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवान को इस साल 2022 का राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है, और इनके अलावा इस साल 2022 में 66 और पर्सनैलिटीज को कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में इन पर्सनैलिटीज को 1 लाख कैश प्राइज, एक गोल्ड मेडल और एक साइटेशन दिया गया है, और इन अवार्ड्स को कर्नाटका स्टेट के फॉर्मेशन डे यानी 1 नवंबर को दिया गया है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, और इस ओकेजन पर हर साल कर्नाटका गवर्नमेंट 1 नवंबर को राज्योत्सव प्रशस्ति, जिसे राज्योत्सव अवार्ड्स भी कहा जाता है, ये कर्नाटका की सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे कर्नाटका गवर्नमेंट हर साल अपने स्टेट फाउंडेशन डे के दिन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिकेम द फर्स्ट ज्वेलरी रिटेलर टू इम्पोर्ट 25 kg ऑफ गोल्ड फ्रॉम UAE अंडर द CEPA एग्रीमेंट। CEPA समझौते के तहत UAE से 25 किलो सोना आयात करने वाला पहला ज्वेलरी रिटेलर कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार ज्वेलरी। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इंडिया की पहली ज्वेलरी रिटेलर बनी है जिसने UAE से 25 किलो सोना इंपोर्ट किया है,
और ये 25 kg ऑफ गोल्ड CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत लाई गई है। CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट को 18 फरवरी 2022 को इंडिया और UAE के बीच साइन किया गया था और इस अग्रीमेंट के अंडर इंडिया और UAE के बीच फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट साइन किया गया था। इस अग्रीमेंट को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच वर्चुअली किया गया था, जिसमें इन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट साइन किया गया था। और अब मलाबार गोल्ड एंड डायमंड इंडिया की फर्स्ट ज्वेलरी रिटेलर बन चुकी है, जिसने इस अग्रीमेंट के तहत UAE से 25 किलो सोना इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज विथ विच कॉन्टिनेंट? भारत ने अपना पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किस महाद्वीप के साथ आयोजित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। इंडिया ने हाल ही में अपना पहला ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ ऑर्गेनाइज किया है। इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में इंडियन नेवी, तंजानियन नेवी और मोजाम्बिक नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस एक्सरसाइज को 27 से 29 अक्टूबर तक तंजानिया के दर एस सलाम में आयोजित किया गया था और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी ने अपने गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और एक स्पेशल फोर्सेस जिसका नाम मार्कोस है, इसमें शामिल किया गया था। इंडियन नेवी, इसके करंट चीफ है एडमिरल R हरिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री साइंड एन MOU विथ फीफा फॉर द फुटबॉल फॉर स्कूल्स इनिशिएटिव इन इंडिया? भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए फीफा के साथ किस मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में फीफा और AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है और इस अग्रीमेंट को इंडिया में फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव के लिए साइन किया गया है। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव के अंडर इंडिया के लगभग 25 मिलियन यंग बॉयज और गर्ल्स को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी। फीफा इसे 21 मई 1904 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज़ुरिच में है। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और AIFF इसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लद्दाख ऑब्जर्व्ड इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को लद्दाख ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4th। हर साल लद्दाख 31 अक्टूबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है और इस साल 2022 में इसने अपना 4th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और लद्दाख इंडिया की लार्जेस्ट और सेकंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। इसमें 2 जिले हैं जिसमें कारगिल और लेह शामिल है और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केरला सेलिब्रेटेड इट्स डैश फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर 2022। केरल ने 1 नवंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 66th। केरला स्टेट ने 1 नवंबर 2022 को अपना 66th फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। इस डे को केरला पीरियड डे के नाम से भी जाना जाता है। केरल स्टेट का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तब से केरल 1 नवंबर को हर साल अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है और इस साल 2022 में केरला ने अपना 66th फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और 1 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ स्टेट भी अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है। छत्तीसगढ़, इस स्टेट का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 में हुआ था और इसके अलावा कर्नाटका स्टेट भी 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जो 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच क्रिकेट बोर्ड रिसेंटली अनाउंस्ड इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन? इसका आंसर था ऑप्शन डी, BCCI। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच टीम वॉन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022? सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।